नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं। आज का हमारा सेकेंड पार्ट है रसायन इफेक्ट्स को लेकर। कल हमने बेसिक देखा था और कल के सत्र में हमने धातु अकॉर्डिंग टू रसायन अकॉर्डिंग टू धातु इसको भी डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ते हुए इस सत्र में और एक बार मैं रिवीजन करना चाहूंगी कि अलग अलग टाइप के रसायन है। इसमें जैसे मैंने कुटी प्रावेशिक और वातात्पिक। कुटी प्रावेशिक यानी एक अलग तरीका है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की कुटी बनाई जाती है और इसमें बिठाकर इसमें प्रवेश कराकर रुग्ण को रसायन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, उपयोग करवाया जाता है। आई थिंक कुटी प्रावेशिक रसायन आज के जमाने में थोड़ा सा इसका प्रयोग कम होते जा रहा है या कम ही किया जाता है। बट कुछ पुराने समय में जहां पर बहुत ही जगह हुआ करती थी, तो इस समय पर खास एक्सक्लूसिवली किसी रुग्ण को अगर जिसमें बहुत ही ज्यादा क्षय हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस जैसे व्याधि हुआ करते थे, तब उस के लिए खास करके इस कुटी में बिठाकर उसको कुटी प्रावेशिक पद्धति से रसायन किया जाता था। जैसे हमने देखा कि आयुर्वेद में अलग अलग तरीके से एक सेपरेशन, आज हम लोग विलगीकरण, जैसे कोरोना के टाइम में हमने देखा कि आइसोलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है आयुर्वेद में आइसोलेशन को लेकर ऑलरेडी बताया गया है, जैसे कुमारागार है, सूतिकागार है। अभी ये देखिए यहाँ पर भी कुटी प्रावेशिक रसायन है, या स्वेदन के लिए भी जो भी पद्धतियां उपयोग में लाई जाती थी उसमें भी कई प्रकार से अलग रुग्ण को अलग बिठाकर अलग उसके लिए कक्ष बनाकर थेरेपी करना, ये भी एक आम बात हुआ करती थी। तो आई थिंक आयुर्वेद का ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। इसमें और कुछ क्लासिफिकेशन में बताना चाहूंगी, जैसे कि काम्य रसायन है। कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स अगर हमको लेने होते हैं कुछ काम में, यानी जो भी आपकी कुछ कामना है, एक आपको बुद्धि को बढ़ाना है, आपको किसी धातु को बढ़ाना है, स्पेसिफिक जो अगर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो रसायन चिकित्सा की जाती है उसको हम लोग काम्य रसायन कह सकते हैं। नेक्स्ट है नैमित्तिक रसायन, यानी जो विशिष्ट समय तक, जैसे मैंने कल बताया कि हम लोग ठंडी के दिन आते ही च्यवनप्राश को खाना चालू कर देते हैं। सो इट इज अ थेरेपी टू फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस को अकॉर्डिंग टू ये किया जाता है। और फिर अजरस्तम, ये जो थेरेपी है एक विशिष्ट रूप से पर्सन के लिए ये दी जाती है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डेली भी दिया जाता है। कुछ व्याधियों में डेली नित्य रसायन करने का विधान आचार्य करते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप रुग्णों को रसायन चिकित्सा देना चाहे उस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन बताया गया है संशोधन के पश्चात। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हल्का सा संशोधन करने के पश्चात ही आप इसको दे सकते हैं। या फिर जैसे कि आमतौर पर हम लोग कोई पेशेंट आता है, रुग्ण आता है, किसी लक्षण को लेकर आता है, ज्वर है, खांसी है, जुकाम है, जो भी है, तो इसको हम लोग पहले ट्रीट कर देते हैं। यानी ये जो उसकी पीड़ा है या जो भी वेदना है, जो भी व्याधि के विशिष्ट लक्षण है, उसके ऊपर हम लोग पहले ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग जो धातु का बल कम हुआ है, धातु का क्षय है, या जो भी इन्वॉल्व संप्राप्ति थी उसका भंग करने के पश्चात एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पेशेंट रिकवर तो हो जाता है, यानी मुख्य व्याधि तो कम होता है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं को बहुत ज्यादा थकान शरीर में होती है। तो इस थकान के लिए या विशिष्ट धातु के गुणों को, धातु को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो एक रसायन चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना पड़ता है, जो हम लोग दिन भर या डेली जिसका उपयोग कर सकते हैं। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस वैसे तो कुछ खास नहीं है, बस उसको जो भी रसायन दिया है उसको पचाने की, उसकी अग्नि की क्षमता होनी चाहिए। तो इसमें हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल कुछ ऑर्गन को लेकर भी काम कर रहे थे। अभी मैंने जैसे बताया कि कुछ विशिष्ट उद्देश्य के साथ काम्य रसायन, यानी कुछ विशिष्ट उद्देश्य के साथ जो किया जाता है, स्पेसिफिकली आपको अगर आपको कोई इंटेलिजेंस या कुछ बढ़ाना होगा तो मैं थोड़ा एक सिंपल वे में मध्य रसायन के बारे में बताना चाहूंगी। इसमें मध्य रसायन के रूप में बहुत ही सुंदर सा जो एक द्रव्य काम करता है, आप सभी जानते हैं, मंडूक पर्णी। तो मंडूक पर्णी का रस निकाल कर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो काम्य रसायन है इसको विशिष्ट रूप से विशिष्ट समय के लिए हम लोग यूज करेंगे। बट इस रसायन का भी प्रयोग करने के पहले पेशेंट को थोड़ा हल्का सा अनुलोमन या विरेचन देकर अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। मंडूक पर्णी का रस निकालकर, स्वरस ताजी ताजी मंडूक पर्णी आपको लेनी पड़ेगी। तो कोई भी स्वरस बनाने के लिए हम लोग ताजा अगर उपयोग में करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको हम लोग एवरेजली 5 ml की मात्रा, 5 to 10 ml की मात्रा में आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा। इस मात्रा में हमको इसको देना है। नेक्स्ट है
यष्टि मधु, यष्टि मधु ये एक ऐसा रसायन है जो कि आंखों के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, सभी प्रकार के हमारे ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स करीब करीब यष्टि मधु का जो इफेक्ट है ना, सभी रस से लेकर शुक्र के सभी धातुओं में इसका इफेक्ट देखा गया है। अभी यहाँ पर हमने कल के सत्र में देखा था कि ये वर्ण में भी काम करता है और चक्षुष भी है। इसी के साथ साथ यष्टि मधु ये खास रूप से मेध्य रसायन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसको भी आप 125 मिलीग्राम की मात्रा में डेली दूध के साथ मिलाकर इसको पी सकती है। दूध के साथ इसका संयोग अच्छा माना गया है। नेक्स्ट तीसरा मैं इसमें ऐड करूंगी टिनोस्पोरा कॉर्डियोफोलिया गुडुचि। गुडुचि को मुख्य रूप से हम लोग इम्यूनिटी के लिए यूज करते हैं। गुडुचि को हम लोग मुख्य रूप से धातु क्षयजन्य या एवं मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, सभी प्रकार के ज्वर के लिए सरचमनी वटी एवं गुडुचि के सारे कल्प अति उत्तम कार्य करने वाले होते हैं। किंतु गुडुचि ये एक टाइप से मेध्य भी द्रव्य है। सो इसलिए आयुर्वेद के लिए हम लोग इसका जो गुडुचि का पर्याय नाम है अमृता, अमृत के समान कार्य करने वाली ये वनस्पति है, ये औषधि है। और इसीलिए यहाँ पर भी गुडुचि का हम लोग रस, वैसे हमें पता है कि गुडुचि तो कहीं पर भी मिल जाती है, हमारे घर के आजू बाजू के इसमें भी ये मिल जाती है, तो गुडुचि का स्वरस हमें यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं मेध्य रसायन के रूप में, लाइक ब्राह्मी वटी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ब्राह्मी चूर्ण भी अच्छे से काम करेगा, जो कि खास करके इसके लिए है। अश्वगंधा, अश्वगंधा हालांकि हम धातु की वृद्धि के लिए यूज करते हैं, बट अश्वगंधा इज अ गुड टाइप ऑफ नर्वस टॉनिक और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है अश्वगंधा भी यहाँ पर एक मेध्य टॉनिक के रूप में, मेध्य रसायन के रूप में काफी अच्छे से इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमने कल नेत्र के लिए, चक्षु के लिए रसायन देखा था, आज हम लोग नेक्स्ट आगे दूसरा ऑर्गन लेते हैं यहाँ पर, वो है हृदय। हृदय के बारे में हम सभी जानते हैं कि हृदय का पोषण, हृदय की महत्व, हृदय किस प्रकार से, लाइक हृदय का पोषण एवं हृदय के कार्य को संभालने के लिए तीनों प्रकार के दोष एवं सभी धातु इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। खास करके प्राण वायु है, उदान वायु है, व्यान वायु है, अवलंबक कफ है, साधक पित्त है, जो कि हृदय में रहकर हृदय की सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। ओवरऑल हमें पता है कि विटामिन सी एवं आम्ल जो फल है, आम्ल जो वनस्पतियां है, उनका हम लोग हृदय के लिए उपयोग करते हैं। हृदय के लिए प्रिय होती है ये सारी द्रव्य, लाइक बदर से लेकर सारे प्रकार के जो भी फल है, संतरा है और द्राक्षा है, इन सभी फलों का सेवन हृदय के लिए हितकर बताया गया है। इसके साथ साथ जो हृदय की क्रियाओं को नियमित करे, हृदय की जब कुछ स्थितियां बिगड़ जाती है, हृदय के विकार कुछ निर्माण हो जाते हैं, वहां पर हृदय रोगों के लिए तो बहुत ही एक प्रकार की चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद इसके लिए भी काफी अच्छा काम करता है। आजकल तो हम लोग हृदय रोगों के लिए भी काफी अच्छे से, जैसे आप सभी जानते हैं कि हृदय शुद्धि क्रिया यानी एक प्रकार से वमन है, विरेचन है या बस्ती है, इन सभी से दोष को अपने प्राकृतिक जगह पर हम लोग लाते हैं, तो हृदय की क्रियाओं की क्षमता बढ़ती है, हृदय की भी स्थितियां सुधर जाती है, हृदय भी बलवान हो जाता है। तो इस हृदय को बलवान बनाने के लिए हम लोग और क्या ले, आप सभी जानते हैं अर्जुन विच इज द बेस्ट हृदय ड्रग। अर्जुन का हर तरीके से प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। अर्जुन का दूध में हम लोग उपयोग करें, अर्जुन चूर्ण लेकर दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अर्जुनारिष्ट यूज कर सकते हैं, अर्जुन वटी यूज कर सकते हैं। जो भी आपको अवेलेबल होगा अर्जुन का जरूर यूज करें। इवन दो अर्जुन का क्षीरपाक भी काफी टेस्टी लगता है, लाइक मतलब खा सकते हैं हम लोग आराम से, जैसे हम लोग चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं ना आजकल, तो लाइक शतावरी वगैरह के बिस्किट्स मिलते हैं, तो आप लोग अर्जुन का भी बिस्किट या अलग रूप में भी इसको बनवा सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही आसानी होती है और इसका उपयोग लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हृदय के बल के लिए, हृदय के रसायन के लिए उपयुक्त द्रव्य है शालीपर्णी। शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, जो कि जीवन ही गण के द्रव्य है। तो शालीपर्णी यहाँ पर मैं देखिए रसायन कार्य करने, मुझे लगता है हर एक द्रव्य कहीं ना कहीं रूप में रसायन कार्य करता ही है, बट कुछ स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए जो कि खास करके एक एक्सक्लूसिव काम करने वाले, जैसे धातु तो सभी काम करते ही है प्रेरणम जीवनम, बट हम लोग धातु सारता में देखते हैं कि उस धातु की कार्यक्षमता काफी अच्छी होती है, गुणवान बलवान धातु ये होता है। इसी रूप से यहाँ पर हृदय की क्रियाओं के लिए, हृदय के रसायन के रूप में जैसे अर्जुन कार्य करता है, वैसे ही शालीपूर्णी काम करती है। नेक्स्ट उसमें अच्छा काम करने वाला और हृदय की गति को काफी अच्छे से नियमित करने वाला, एंजाइना, हृदय का जो पेन होता है, उर में दर्द है, छाती में दर्द है, लेकर पेशेंट आता है, तो इसका प्रयोग हम लोग काफी अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा द्रव्य है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल का काढ़ा, पुष्कर मूल का बनाया सिद्ध घृत आप हृदय के लिए जरूर दीजिएगा।
ये पुष्कर मूल बहुत ही अच्छे से हृदय को एक क्षमता देने वाला या हृदय के सभी प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से ये करने वाला ही अच्छा माना जाए। तो पुष्कर मूल का काढ़ा हम लोग इसमें एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट हृदय के लिए रसायन है गुगुल। गुगुल को जब हम पढ़ते हैं तो गुगुल एक वर्साटाइल ड्रग है का, जो वातशमन से लेकर कई सारे व्याधियों में भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो गुगुल एक रसायन भी है। इस प्रकार से हृदय के लिए गुगुल के भी बेस्ट रसायन माना गया है। फिर बाकी हमारे जो रसायन है, जैसे आम्ल के रसायन है, अगस्त्य रसायन है, च्यवनप्राश है, कुष्मांडवलेय है, दाड़ीमावलेय है, वो सारे लाइक रसायन जो भी है, कायाकल्प रसायन है, रेडीमेड आजकल कई सारे अमृतप्राश है, अमृतारिष्ट है, ये सारे द्रव्य भी हृदय की क्रियाओं के लिए एवं हृदय के रूप और रसायन के लिए काफी अच्छे से कार्य करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हृदय की जो भी विकृतियां है उसको हम लोग आजकल के इस दौर में बहुत ज्यादा देख रहे हैं। स्ट्रेसफुल हमारा लाइफस्टाइल रहता है और इस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में हृदय की विकृतियां काफी मिलती है। तो मेरा विचार ये है कि आप लाइक शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी जैसे द्रव्यों का उपयोग साल में एक विशिष्ट महीने में अगर करते हैं तो हमारी हृदय की क्रियाओं को सुधारने में मदद मिलेगी एवं हृदय की स्थितियां अच्छी रहेगी, हृदय का रसायन हो जाएगा, उसका बल बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं त्वचा विकार की। त्वचा विकार जो कि बहुत ही कॉमन है, ना केवल युवाओं में, बट हमने देखा, हमने पढ़ा है बार बार कि मेनोपॉज तक भी ये त्वचा विकृतियां काफी जोरों पर रहती है। इवन दो प्रेगनेंसी में भी कई बार हाइपरपिगमेंटेशन और वैवर्ण्यता आती है, व्यंग डेवलप होता है। मेनोपॉज में भी एक अलग टाइप का हाइपरपिगमेंटेशन देखा जाता है। तरुण वय में तो दारूण्य पिटिकाएं और मुखदोषिका आती ही आती है। बस त्वचा के लिए, जैसे त्वचा की थोड़ी रचना और क्रिया को समझी। त्वचा यह एक रूप से देखा जाए तो मांसात वसा षटत त्वता मेदसा स्नायु संदेहा, तो मांस वैद्य तयोर्मूलम स्नायु तपच। त्वचा यह मांस स्रोतस का मूल स्थान भी है एवं त्वचा ये मांस का उपधातु भी है। तो जब भी हम लोगों को मांस धातु की चिकित्सा करनी होती है तो उसका डायरेक्ट जो मार्ग होता है वो त्वचा, क्योंकि त्वक संवरण है। त्वचा ये हमारे शरीर के हर अवयव को अवरित करने का काम है, यानी त्वचा में भ्राजक पित्त है, त्वचा का पोषण म्यान वायु द्वारा होता है। त्वचा हर प्रकार से सभी दोषों से पूरित होती है, दोषों के साथ इसका कार्य चलता रहता है। यहाँ पर त्वचा के लिए एक जो रसायन द्रव्य माने गए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो द्रव्य है वो है गंधक। गंधक कई सारे विवर्णता में, पिटिका में कई डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, उन सभी के लिए हम लोग गंधक द्रुति का, गंधक का उपयोग करते हैं। तो गंधक ये कैसे काम करता है, त्वचा की दुष्टियों को, त्वचा की विकृतियों को कैसे दूर करता है? तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, यह रस रक्त एवं मांस धातु वह स्रोतस के ऊपर काम कर कर गंधक ये त्वचा की विवर्णता को, त्वचा में जमे क्लेद को, त्वचा में जमे मैल को, जो भी पर्स फॉर्मेशन हुआ है, इन सभी को क्लियर करने के लिए एवं त्वचा के कार्य में सुधार लाने के लिए काफी अच्छा फायदेमंद माना गया है। सो यहाँ पर हम लोग गंधक का प्रयोग कर सकते हैं, रसायन के रूप में गंधक रसायन है। तो हाँ, हम लोग हमेशा से ट्रीटमेंट जब प्लान करते हैं तो कोई त्वचा विकृति का पेशेंट आता है तो उसमें हरिद्रा खंड, गंधक रसायन जरूर ऐड करते हैं। तो यही उद्देश्य है कि गंधक लगाने से विवर्णता भी दूर हो जाएगी और बाद में त्वचा का पोषण भी और रसायन भी होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे विडंग। वैसे तो विडंग का हम ज्यादा से ज्यादा कृमि के लिए उपयोग करते हैं, बट यहाँ पर भी शायद यही मानना है कि त्वचा में जो भी विकृति आई है उसके लिए जो भी कुछ बैक्टीरिया, जंतु या कृमि रिस्पॉन्सिबल है, इन कृमि को निकाल कर त्वचा पूर्ववत रूप से अपनी कार्य क्षमता के साथ अपना कार्य कर सके, इसीलिए विडंग जैसे चूर्ण एवं विडंगारिष्ट, विडंगवटी वगैरह का जिसमें विडंग है, इन सभी कल्पों का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें त्वचा के लिए रसायन के रूप में बताया बल्लातक रसायन। आचार्य चरक ने रसायन चिकित्सा रसायन प्रकरण में बहुत ही विस्तारित रूप से उसका ये दिया है। बल्लातक वटी, बल्लातक उष्ण तीक्ष्ण गुण का होता है, इसके लिए मुझे लगता है ठंडी के दिनों में ही इसका प्रयोग किया जाए। बल्लातक जिसको मराठी में हम लोग बिब्बा कहते हैं, इसका खान पान में भी प्रयोग किया जाता है, खाने के लिए भी इसको भून कर या इसको सुखा कर इसका उपयोग किया जाता है। बट खास करके मैंने देखा है कि भल्लातक या जो बिब्बा बोलते हैं ना, इसका उपयोग पुरातन प्राचीन समय पर इसके भल्लातक के बीज का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग दहन कर्म के लिए, दाग देने के लिए, जब भी कुछ पेन वगैरह होता था ना तो वहां पे दाग दिया जाता था। इस दाग के लिए बिब्बा का उपयोग काफी साल तक किया जाता है। मुझे लगता है आजकल भी गाँव में भी इसका प्रयोग चलता है।
तो बिब्बा या भल्ला तक के जो बीज आते हैं ना काले रंग के, एक्चुअली जब वो ताजे होते हैं तो थोड़े ऑरेंज कलर और फिर उसको नहीं यार डॉक्टर साहब नहीं है भाई। और इसका प्रयोग किया जाता है। बट मैंने ऑब्जर्व किया है खास करके जो डिब्बे आते हैं ठंडी के दिनों में आते हैं, और इनका सेवन भी ठंडी के दिनों में ही किया जाता है। इसको बाद में धूप काल में इसको खाया नहीं जाता क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म और उष्ण गुण वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये भल्ला तक भी त्वचा के लिए मुख्य रूप से रसायन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर लाइक हम लोग इसको इसमें तुवरक तुवरक करके एक द्रव्य आता है, इस तुवरक का भी त्वचा के रसायन के लिए उपयोग करेंगे। तुवरक का आप चूर्ण रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सोमराजी, सोमराजी करके जो द्रव्य आता है इसका प्रयोग भी हम लोगों को यहाँ त्वचा की विकृतियों में, जैसे कि अभी भी वर्णता कम हुई है, पीटिका कम हुई है, वर्ण भरकर भरकर आ रहा है, उसके बाद एक अच्छी पहले की जैसी त्वचा क्लियर रिजनरेशन हो, हीलिंग हो, त्वचा अच्छे से बने। हम लोग जानते हैं कि त्वचा के आयुर्वेद में 7 एवं 6 स्तर माने गए हैं। तो त्वचा भरकर आती है, यानी नया टिश्यू डेवलप होता है। तो इस नए टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए ये काफी अच्छा उपयोग में लाने वाला ऐसे ये तुवरक जैसे द्रव्य है। तो तुवरक हो गया, भल्ला तक हो गया, विडंग हो गया, सोमराजी हो गया, गंधक हो गया। ये त्वचा के रसायन के रूप में स्किन डिसीजेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको स्किन डिसीज की ट्रीटमेंट वाइडली करनी होती है। हम लोग उसमें शमन शोधन दोनों प्रकार की क्रियाओं का उपयोग करते हैं। जहां पर जैसी जरूरत है उस प्रकार की चिकित्सा हम लोग करते हैं। बताइए, तो आगे बढ़ते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सभी को, बोलिए मैम। रंजीत जी, नीलम जी, आप किस प्रकार से इस रसायन का प्रयोग करती है इन सभी व्याधियों में भी? डॉक्टर नीलम। यस मैम, किसी को कुछ इसमें बोलना है, ऐड करना है तो ऐड करिए। विकास सर। यस, एनीथिंग टू ऐड? यस यस, बिल्कुल। आगे बढ़े फिर। एलोवेरा, ओके। हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। विका, एलोवेरा कोरफड, एक्चुअली ये ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक अभी तक जो मैंने बताया उसमें थोड़ा कुछ ऐड कर सकते हैं तो करिए। व्याधि निरूप रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मेध्य रसायन मैंने बताया आपको, फिर हृदय के लिए मैंने बताया रसायन। आम्ल की रसायन होगा, आम्ल की घृत होगा, बला है, जीवंती है। डॉक्टर नियति जी बताती हूँ, जरा रुकिए, बताते हैं बिल्कुल। इसमें कुछ ऐड करना है तो करिए प्लीज। यस, ठीक है, आगे बढ़े फिर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मैं व्याधि अनुरूप बता रही हूँ रसायन, आगे बढ़ते हैं। उसमें अभी हमने स्किन डिसीज को लेकर देखा, आगे मैं बताती हूँ राजएक्स्मा। राजएक्स्मा में, ट्यूबरक्लोसिस में हम सभी जानते हैं कि जो एक प्रकार का क्षय होता है, धातु क्षय हुआ होता है। ये क्षय 2 प्रकार का होता है, अनुलोम एवं प्रतिलोम। राजएक्स्मा में हमें खास करके ब्रूहन चिकित्सा देनी होती है। उसमें जो भी हम लोग बस्ती यूज करें, जो भी यूज करेंगे, धातु इतना मतलब दुर्बल होता है, इतना ज्यादा क्षय हुआ होता है। तो इसमें जो भी आचार्य चिकित्सा बताते हैं उसके साथ साथ हम लोगों को उसके पश्चात तो कई दिनों तक, लंबे समय तक के लिए हम लोगों को उसमें धातु का बल बढ़ाने में लगते हैं। क्योंकि राजएक्स्मा, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि उसका अगर हम लोग ये करते हैं तो कंटिन्यू 1-2 साल इसकी ट्रीटमेंट चलती है।
और इसके बाद हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में इस राजयक्ष्मा एवं ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग क्या रसायन दे सकते हैं। मेरे विचार से इसमें सबसे पहला नंबर आता है रसोन का। सो रसोन, लहसुन, रसोन वटी खास यहाँ पर बताई है। रसोन का उपयोग आप करिएगा, खान पान में आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं एवं रसोन वटी का उपयोग कर सकते हैं। देन नागबला, नागबला इज द बेस्ट वन। और नागबला ये धातु का बल बढ़ाती है, धातु के अंदर की शिथिलता को कम कराती है, इसीलिए यहाँ पर नागबला का वर्णन किया है। नेक्स्ट इसके लिए राजयक्ष्मा के लिए शिलाजीत, बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग शिलाजीत वटी। शिलाजीत कैसे काम करेगा? शिलाजीत ये शुक्र धातु के ऊपर भी काम करता है। अगर प्रतिलोम टाइप का क्षय हुआ है तो उसमें पहले शुक्र धातु का क्षय होता है और फिर ऊपरी धातुओं का क्षय होता है। जैसे क्षय दो प्रकार का होता है, रस धातु से स्टार्ट होकर अनुलोम या फिर शुक्र धातु से प्रतिलोम में। तो यहाँ पर शिलाजीत जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सभी के ऊपर कार्य करेगा। तो शिलाजीत वटी एवं शिलाजीत युक्त कल्पों का आप जरूर जरूर उपयोग करें। नेक्स्ट है पिपली। पिपली रसायन तो बहुत ही प्रसिद्ध रसायन है, वर्धमान पिपली रसायन। तो आप यूज करते हैं हम लोग प्राणव स्रोतस की इसमें विकृतियों में खास करके पिपली रसायन का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर राजयक्ष्मा या ट्यूबरक्लोसिस यह प्राणव स्रोतस का ही व्याधि मानकर आचार्य ने इसका उपयोग भी यहाँ पर करने को बताया है। इसमें मेरे विचार से पुष्मांड अवलेह, दाड़िमा अवलेह, द्राक्षावलेह ये भी अवलेह प्राणव स्रोतस एवं ट्यूबरक्लोसिस जैसे राजयक्ष्मा जैसे व्याधियों में रसायन के रूप में लिए जा सकते हैं। आपको साल भर रसायन देना है। पेशेंट बोलता है कि बहुत ही थकान है, बाकी तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो ओवरऑल हो गया, खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं बाद में जो एक प्रकार का थकान रहती है, एक प्रकार का दुर्बलता रहती है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए मुझे लगता है कुष्मांड अवले, दाड़िमा अवले, द्राक्षावले, पिपली वर्धमान रसायन। पिपली थोड़ी उष्ण मानी गई है, इसीलिए पित्त प्रकृति में थोड़ा हम लोग संभल कर इसका प्रयोग करेंगे। गर्मी के दिनों में भी कम मात्रा में यूज करेंगे, ठंडी के दिनों में इसका आप भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको रसायन है जो खास करके हम लोग राजयक्ष्मा जैसे धातु क्षयजन्य व्याधियों में यूज कर सकते हैं। इसके लिए धातु क्षयजन्य उसमें च्यवनप्राश, खास शिलाजीत युक्त च्यवनप्राश, सुवर्ण युक्त च्यवनप्राश, सुवर्ण के कल्पों की लिस्ट लंबी है। मैं एक बार हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव डिसीज वाइज पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं आपको पूरी लंबी लिस्ट बताऊंगी जिसमें कि पूरे रसायन के कल्प आ जाते हैं। बट मेरा मानना यह है कि हम लोग कुछ विशिष्ट जो स्पेसिफिक रसायन माने गए हैं उसको हम लोग पहले पढ़े और फिर जो खास जो एक ओवरऑल पूरी रसायन की लिस्ट में आपको शेयर करूँ। यस मैम। रंजित जी, नीलम जी बताइए ट्यूबरक्लोसिस में किस प्रकार से विचार करेंगे, क्या रसायन एडवाइस करते हैं आप धातु क्षय में? यस मैम। मैम हम इसमें आम्ल की रसायन भी तो दे सकते हैं। यस यस, आम्ल की तो मैम सभी व्याधियों में चलेगा, आम्ल की तो ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ रसायन। इसमें जो इसमें एक सड़ा हुआ है छत्ती के। यस विकास जी। ओके मैम, दे सकते हैं, रसायन दे सकते हैं आप इसमें। आम्ल की रसायन दे सकते हैं, त्रिफला भी दे सकते हैं, त्रिफला रसायन भी दे सकते हैं। खूब सारे रसायन है आपको देने के लिए, तो बहुत सारे हैं। ब्राह्मी घृत दे सकते हैं, ब्राह्मी रसायन है, कुष्मांड रसायन है ना। नीलम जी पेशेंट है आपके पास? मिनट में अभी आपसे बात। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम आज पेशेंट है मेरे पास, आई लिसन टू यू। या ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, इसमें जैसे आपका कुछ अनुभव हो तो बताइएगा। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में आफ्टर ट्यूबरक्लोसिस रिकवरी के लिए आप क्या देती है? ओके ठीक है, आप बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े फिर विकास जी, रंजित जी। ओके ट्रैवलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। यस मैम। हाँ, आगे का जो ये है ना रसायन है ना, उसको लेकर चर्चा करते हैं आगे। जैसे हम लोग डिसीज वाइज पढ़ रहे हैं, एक एक डिसीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें लाइक हम लोग आगे बढ़ते हैं पांडु।
आई थिंक पांडु के लिए तो आप सभी जानते हैं कि पांडु रोग जो होता है वो किस कारण से होता है। इसमें खास करके हीमोग्लोबिन यानी हीम एंड ग्लोबिन यानी आयरन और प्रोटीन दोनों की कमी है। पांडु के पेशेंट्स को बेसिक ट्रीटमेंट हमने दे दी, शोधन चमन चिकित्सा कर ली, उसके बाद रसायन के रूप में किन कल्पों का प्रयोग करें। पांडु के लिए बाजार में दुनिया भर के कल्प है, मतलब इतने ज्यादा कल्प आपको मिलेंगे, पुनर्नवा, मंडूर, तप्यादी लोह, धात्री लोह और कई सारे सुवर्ण के कल्प मिलेंगे आपको। बहुत सारे, कुमारी आंसू आप दे सकते हैं, ल्यू 52 आप दे सकते हैं। एनीमिया यानी यहाँ पर प्रोटीन के सारे आहार विहारी पदार्थ हम लोग यूज करेंगे, हीम आयन युक्त पदार्थों का प्रयोग करेंगे। फिर द्राक्षा है, दाड़ीम है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कल्प हमें मार्केट में मिल जाते हैं और आयुर्वेद में भी हमारे आचार्यों ने बताया, इसमें भी आप पिपली रसायन, भल्लातक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। सो पांडु में खास करके आपको यूज क्या करना है, लोहा आयन के कल्प जो भी हो, लोहा सौ से लेकर लोह चूर्ण से लेकर सब कुछ जो भी आपको अवेलेबल होता है लोह के साथ, उन सभी का एक तो आप प्रयोग कर सकते हैं। लोह इज द बेस्ट विकल्प फॉर पांडु। नेक्स्ट इसमें है माक्षिक, सुवर्ण माक्षिक बेस्ट है। स्वर्ण माक्षिक ये रक्त धातु एवं रस धातु की शिथिलता को कम कर इसमें पांडु में सभी प्रकारों में रक्त माक्षिक, रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए स्वर्ण माक्षिक का काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। सो वी कैन गो विथ स्वर्ण माक्षिक। देन नेक्स्ट आता है मंडूर भस्म। जैसे पुनर्नवा मंडूर है जो कि यकृत की क्रिया में भी सुधार लाएंगे, पुनर्नवा मंडूर है, या मंडूर का भस्म भी आप दे सकते हैं। मंडूर भस्म, मुक्ता भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, ये सब कुछ मिलाकर हम दूध के साथ देते हैं तो भी काफी हमें अच्छा परिणाम मिल जाता है। अभी पांडु के लिए बताइए कल्प कुछ और ऐड करिएगा इसमें। पांडु में रसायन के रूप में क्या दे सकते हैं, लोह, माक्षिक एंड मंडूर, दीज आर द 3 बेस्ट वन फॉर पांडु। यस बताइए मैम, और क्या यूज करेंगे हम लोग पांडु में। अंबिका जी, अम्ल की दे सकते हैं ना रंजित जी, अम्ल की रसायन, पिपली रसायन, ब्राह्मी, यस मैम, कुष्मान, सब कुछ दे सकते हैं। यस मैम। और गुरुची, अश्वगंधा, शतावरी, ये बेसिक जो रसायन के हैं वो भी हम लोग इसमें दे सकते हैं, काफी अच्छा काम करेगा ये। इवन गोमूत्र तक भी दे सकते हैं इसमें, यष्टि मधु रसायन दे सकते हैं, शिलाजित रसायन दे सकते हैं, अम्ल की रसायन तो है ही। ओके, और कुछ आगे बढ़े फिर अगला व्याधि। अगला व्याधि है इसमें श्वास। तो बताइए श्वास के लिए क्या यूज करेंगे। श्वास के पेशेंट में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, श्वास के बारे में संप्राप्ति वगैरह मैं नहीं बताऊंगी। तो वात की दृष्टि, प्राणवस्तु का ये व्याधि होता है। असीने लभते सौख्यम, और श्वास में वमन वगैरह विकल्प अच्छे माने गए हैं। श्वास में खास करके हमें कफ दोष एवं वात दोष के ऊपर कार्य करना होता है। अस्थमा, जहां पर प्राणव स्रोतस विकृत हो जाता है और प्राणव स्रोतस का बल हमें बढ़ाना होता है। और जब पेशेंट का ये सांस फूलने लग जाती है तो पेशेंट में काफी थकान मालूम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है। यहाँ पे हम लोगों को आयन का भी विचार करना है एवं आयन युक्त कल्पों का भी इसमें विचार करेंगे, उपयोग करेंगे श्वास की चिकित्सा में हम लोग अस्थमा में। इसमें सबसे बेस्ट माना गया है अगस्त्य रसायन, अगस्त्य हरितकी एवं अगस्त्य रसायन, जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। फिर भल्लातक रसायन है, इसका यूज करिएगा। हरिद्रा है, हल्दी हम गुड़ के साथ, हल्दी दूध के साथ, हरिद्रा खंड, ऐसे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एवं गोमूत्र हरितकी है। शिरीष है, शिरीष का चूर्ण आप गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये, और कुछ सुवर्ण कल्प है, हम इसका भी प्रयोग करेंगे। लाइक वासावलेह है, वासाभूत है, फिर बकुलावलेह है,
खदिरादि वटी है, लवंगादि वटी है, ये तो लाइक एक ट्रीटमेंट पार्ट हो गया, बट फिर भी हम लोग इन सभी का भी प्रयोग एक रसायन के रूप में भी कर सकते हैं जो अच्छे लाभदायी माने गए हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। एनीवन वांट टू ऐड इन श्वास विकार में कुछ कोई ऐड करना चाहता है कि रसायन के रूप में क्या दे सकते हैं, बताइए। अंजू जी, बहुत दिनों के बाद बताइए मैम, श्वास में क्या देंगे? जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। मैम अभी मैंने पूरा तो नहीं सुना, बट अभी आपने जो शिरीष का बताया, हाँ हाँ, शिरीष को किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं इसमें ना? चूर्ण के रूप में यूज करेंगे। उसके छाल का चूर्ण लेना होता है या हाँ, उसके त्वचा पत्ते का वगैरह चूर्ण, त्वचा का चूर्ण यूज करेंगे। ओके, श्वास के मतलब इसमें यूज करते हाँ, हैं कि? श्वास के इसमें करेंगे, यस यस, श्वास के इसमें ही करेंगे। और मैडम ने शुंठी, यस मैम, शुंठी का प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा। शुंठी, गुड़ शुंठी, शुंठी का पाक भी काफी लाभदायी होता है ना, शुंठी भी खास करके श्वास के लिए अच्छी मानी गई है। और क्या यूज करेंगे शुंठी का कल्प? त्रिफलाघृत, ओके। और सौभाग्य शुंठी पाक यूज कर सकते हैं क्या अंजू? मैम चित्रहरित की अवेलेबल तो दे Yes, सकते हैं। चित्रकर्त की भी दे सकते हैं, यस यस, वेरी नाइस, चित्रकर्त की भी दे सकते हैं। गुड़ुचि देंगे? गुड़ुचि भी काम करेगी ना इसमें, यस मैम। तो गुड़ुचि का भी प्रयोग कर दीजिएगा आप। इसका जूस या गुड़ुचि वटी, गुड़ुचि की कैप्सूल आती है, वो भी जिस भी रूप में हो हम दे सकते हैं श्वास में। मैम इसमें बासावले का यूज मतलब Yes. कैसे करेंगे? वासावलेय का हम लोग 1 चम्मच गर्म पानी के साथ देंगे खाने को, या दूध के साथ देते हैं। अवलेय दूध के साथ अच्छा रिजल्ट देता है, और खासकर हमको धातु बल बढ़ाने के लिए अवलेय का प्रयोग करना है तो दूध के साथ अच्छा यूज होगा उसका, मैम अच्छा इसमें भी प्रयोग होगा। मैम 3 मंथ्स के बाद मतलब 15 दिन का गैप ही देंगे? हाँ देंगे, 3 मंथ्स के बाद 15 दिन का गैप देंगे। इसमें आप ऋतु वगैरह को भी देखिएगा, ऋतु, विसर्ग काल, आदान काल, पेशेंट की आयु, और इसके साथ ही आपको डोज तय करनी है। ओके मैम। मैम इसमें श्वास कास में हम सौभाग्य शुंठी भी यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। एक्चुअली सौभाग्य शुंठी एक सुतिका अवस्था में, जो सुतिका ज्वर वगैरह व्याधि है ना उसमें, और सुतिका में जो अजीर्ण, अरुचि जैसे लक्षण होते हैं, वेदना होती है ना, एक प्रकार का पेन होता है, बॉडी पेन वगैरह, इसमें यूज किया जाता है। तो श्वास कास में भी कोई थकान है, और लाइक शुंठी, इसमें भी श्वास कास के साथ कई बार बुखार वगैरह भी रहता है ना, हल्का सा बुखार पेशेंट को, तो इन सभी लक्षणों के लिए शुंठी आम पाचन, दीपन, अजीर्ण के ऊपर काम करेगी, इसलिए सौभाग्य शुंठी यूज कर सकते हैं। मैम सौभाग्य शुंठी को का अनुपान क्या रहता है मैम? अनुपान सौभाग्य और शुंठी मात्रा? गर्म पानी ही उसमें यूज करेंगे मैम। सौभाग्य शुंठी आप वटी के रूप में अगर लेते हैं सौभाग्य शुंठी का, तो 1 बीडी यूज करिएगा। नहीं मैम, पाउडर फॉर्म में है मेरे पाउडर पास। पाउडर फॉर्म में है तो 125 मिलीग्राम के रूप में, 125 टू 250 तक यूज करेंगे, कोई भी पाउडर अगर होती है तो। ठीक है, बट ये आप दूध में भी मिलाकर दे सकते हैं। दूध में ही देते हैं मैम एक्चुअली हम थोड़ा सा। दूध में ही देते हैं, और कुछ अगर नहीं चलता है तो फिर गर्म पानी तो वैसे भी होती ही है, और सुतिका में तो दूध में ही देना बेहतर रहता है, जहां पर जैसी अवस्था हो। बट हम लोग आमवात की शुरू की अवस्था में दे रहे हो, आम होता है तो दूध थोड़ा कम देंगे ना, दूध नहीं देंगे, इसके लिए फिर गर्म पानी, सौभाग्य शुंठी पाक आमवात जैसे पेशेंट्स में भी यूज होता है ना। थैंक यू मैम। हाँ, पेन के लिए यूज किया जाता है ना, वहां पर पेन यानी वेदना, ज्वर वगैरह जैसे लक्षण होते हैं ना उसमें, तो गर्म पानी। आगे हम लोग आमवात पे ही आ रहे हैं, तो श्वास के लिए तो आई थिंक और कुछ विकल्प हो तो बताइएगा, हमारे दर्शक भी डाल सकते हैं। अंबिका जी, मननशील, ओके। और कुछ दीप्ति जी, और कुछ डालेंगे? यष्टि मधु भी दे सकते हैं ना इसमें, यष्टि मधु का चूर्ण भी। वंशलोचन का रसायन भी दे सकते हैं, वंशलोचन, उसको सेंधा लवण में मिलाकर दे सकते हैं। और किस, ठीक है, आगे बढ़े फिर। अंजू, यस, आगे है आमवात। आमवात में क्या देंगे रसायन में मैम, आप ही बताइएगा, सभी लोग मिलकर बताइएगा। आमवात जैसे व्याधियों में जहां पर
आम बनता है, अग्निमांद्य काफी होता है। सुजीत जी क्या डाला है आपने? सुजीत जी कफ केतु रस, ओके ओके। यस मैम, बताइए आमवात में क्या देंगे? अंजू, नीलम जी, रंजीत जी। मैम शुंठी बेस्ट रहेगा आप में ना। यस, शुंठी तो देंगे देंगे। किसमें मैम? आमवात, आमवात, पार्डन मैम प्लीज। आमवात, आमवात में। आम वातारी रस हाँ, वो तो एक लाक्षणिक आंवले की भी हो अच्छा गया। काम करता है मैम। अच्छा, हम समीर पन्ना। वर्धमान पिपली। हाँ बिल्कुल, वर्धमान पिपली भी काम करेगा। और बल्ला तक रसायन या भल्ला तक देंगे आमवात में, क्योंकि आम है तो बल्ला तक अच्छा रहेगा। मैम ब्लातक तेल। हाँ, बल्ला तक वटी भी मिलती है ना, बल्ला तक यस रसायन के रूप में भी मिलता है, वो देंगे। और बताइए। यस, आमवात में बल्ला तक हो गया। रसोन देंगे, रसोन वटी और रसोन वाला। यस मैम, बोलिए। नीलम जी, अंजू। गुरुचि देंगे, गुरुचि रसायन। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, बराबर है। यस मैम। लहसुन देंगे, गुरुचि देंगे, शुंठी देंगे, पिपली रसायन दे सकते हैं। उष्ण गुण के रसायन हम लोग यूज करेंगे ना हम इसमें। लहसुन आदि बट्टी भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लहसुनादि वटी, अमृता है, अमृतादि, अमृतारिष्ट है, यस मैम। अर्जुन, ओके ठीक है। और आमवात में शुंठी सिद्ध जल तो बेस्ट। बाकी तो वो चिकित्सा हम लोग नहीं, रसायन के रूप में क्या अच्छा रहता है वही चिकित्सा, वही डिस्कस करते हैं, रसायन के रूप वाला। समीर पन्नग डाला है किसी ने, डॉक्टर अंबिका ने। कुपीलू दे सकते हैं, कुपीलू रसायन। आगे बढ़ते हैं, वातवैधि में क्या रसायन देंगे, क्योंकि वातवैधि खास करके हम लोग न्यूरोपैथीज के साथ इसको जोड़ते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस टोन कम हो जाता है, इसमें क्या बेस्ट रहेगा रसायन वातवैधि में? गूगल बेस्ड रसायन रहेगा। बला देंगे, बलारिष्ट देंगे, बलाचूर्ण जो मैंने कल बताया था आपको दूध के साथ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नाग बला का प्रयोग कर सकते हैं। रसोनवटी दे सकते हैं वातवैधि में। इवन दो वातवैधि में शिलाजीत, ब्राह्मी रसायन, मूसली युक्त च्यवनप्राश, कुष्मांड, जो देखिए नर्व को टॉनिक देने वाला जो भी द्रव्य होगा, उन सभी का हम लोग रसायन के रूप में इसमें वातवैधि में प्रयोग करेंगे। जिसमें वात का शमन हो, शतावरी भी दे सकते हैं। शतावरी रसायन जिसमें शतावरी, गुरुचि वगैरह है, वो दे सकते हैं। बताइए बताइए, और कुछ वातवैधि में खास करके स्वर्ण वाला कोई कल्प बताइए। यस, मैम बृहद्वाद चिंतामणि रस। हाँ यस, वेरी नाइस, यस। यस, कुक्कुट रसायन दे सकते हैं, जो कि सहस्त्र योग में भी बताया है, कुक्कुट आदि रसायन जिसमें सारे उष्ण द्रव्य होते हैं। लाइक हिंगू है, चव्य है, त्रिकटु है, पिपली वगैरह सारे द्रव्य, गार्लिक है, क्यूमीन है, इनका प्रयोग करें हम लोग कुक्कुट रसायन के रूप में। कुष्मांड दे सकते वातवैधि में, कुष्मांड रसायन। मैम वो तो पित्तज में नहीं होगा कुष्मांड का? नहीं, कुष्मांड तो अच्छा है ना मैम, एक्चुअली पित्त नहीं प्रकोप करता, कुष्मांड पित्त का नहीं प्रकोप करता है। नहीं, पित्तज व्याधियों में जैसे इसको पित्त शामक। हाँ हाँ, दे सकते, पित्त शमन के लिए भी दे सकते हैं, पित्तज विकारों में भी दे सकते हैं कुष्मांड। तो लाइक जैसे रक्त पित्त, अम्ल पित्त जैसे व्याधि होते हैं उसमें कुष्मांडावलेह, दाड़ीमावलेह काफी अच्छा काम करेंगे, है ना। और बताइए वात व्याधि के लिए सपना जी,
दशमूलारिष्ट, बट एक्चुअली दशमूलारिष्ट से हम ये नहीं कह सकते। मैम अभी सीवना ज्वाइन किया है तो सुन नहीं पाई हूँ क्या चल रहा था, पहले वो नहीं ज्वाइन नहीं हुआ बहुत देर। नहीं वो, अच्छा आपको शायद, बट वो कितना समय हो गया, अभी तो सेशन का टाइम भी होने लगा। हेलो, हाँ बोलिए मैम, वात व्याधि के लिए बोलिए, नर्वस टॉनिक के रूप में कुछ सुवर्ण का कल्प देंगे अंजू? आप इसको ना थोड़ा नोट डाउन करके भी लिख कर भी रख सकते हैं कि कौन से व्याधि में हम लोग क्या देखते हैं। काफी फायदेमंद रहेगा हम सभी के लिए भी, आपके लिए भी, अगर आप नए प्रैक्टिशनर हो तो। वेरी नाइस सुरजीत जी, आप अच्छा डाल रही है। बताइए बताइए और बताइए। यस, पंचसखत चूर्ण, ओके, महारासनादि कषाय, अच्छा ठीक है, ये भी काम करेगा मैम, बिल्कुल। यस, और कुछ? पीपल आदि भी दे सकते हैं ना, वात में अच्छा रहेगा वो भी ना, क्योंकि इसमें भी सारे उष्ण द्रव्य होते हैं, लाइक सिनामोम है, कार्डिमोम है, पेपर है, टकोल है, ये मतलब ये तो हम लोग पीपली तो कफ प्राणव स्रोतस में भी देते हैं, बट इसमें भी काम करेगा। यस, और कुछ किसी को सूझ रहा होगा तो बताइए। च्यवनप्राश तो है ही, सभी के लिए है च्यवनप्राश तो। कल्याण का घृत देंगे, इसमें सारस्वत चूर्ण भी दे सकते हैं, बिकॉज नर्वस सिस्टम के लिए सारस्वत एवं ब्राह्मी वटी जैसे भी अच्छे विकल्प है, वो भी हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। सारस्वतारिष्ट, सारस्वत चूर्ण, ब्राह्मी वटी, सारस्वतारिष्ट तो हमेशा बताती हूँ मैं, सुवर्ण सारस्वतारिष्ट काफी फायदेमंद होगा नर्वस सिस्टम के विकारों में एवं वात व्याधियों में, न्यूराइटिस है, वीकनेस है, और जो भी है ब्रेन स्ट्रोक के कारण जो अगर आया होगा, थकान आई होगी, कुछ पैरालिसिस का अटैक होगा, जो भी सारी ये व्याधि है, इन सभी में हम लोग इसको दे सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? अंजू, रंजीत जी, सपना जी, आपके हिसाब से चल रहा है? कुछ एडिशन चाहिए बताइए। जैसे मैं अभी एक एक डिसीज वाइज ले रही हूँ, मैंने धातु के ऊपर कल बताया था, ऑर्गन के साथ हम लोग चल रहे हैं, आज मैं डिसीज वाइज बता रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक एक सारा अगस्त्य रसायन से लेकर जो भी सारे रसायन है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, और किस व्याधियों में, किन व्याधियों में इसका उपयोग कर सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ केस है तो बताइए तब तक के लिए। सपना जी, अंजू, रंजीत, विकास सर, अंबिका जी। जी मैम। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैम इनफर्टिलिटी का केस है एक। हाँ बोलिए, सारे डिटेल्स बताइए। मैम पेशेंट को 10 इयर्स से जैसे 10 इयर्स हो गए उनकी मैरिज को, एक बार भी उनको कभी मतलब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं उनको। अच्छा, एज क्या है अभी, क्या है एज? एज मैम उसकी है 34। अच्छा, क्या काम वगैरह क्या करती है पेशेंट, उसकी मैम मेंसेस हाउस वाइफ कैसी? है, घर पे ही अच्छा, घर पे ही है, हाउस वाइफ है मैम, घर पे ही है। तो और हिस्ट्री तो सारी ली मैंने। और उसके पति क्या करते हैं? वो मैम मैकेनिक है वो। और अच्छा, और मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा था अभी तक के लिए उनका? उनका मैम मेंस्ट्रुअल पैटर्न ठीक था, नॉर्मल पीरियड्स है उनके। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। हम्म थोड़ा बस थोड़ा वो है, आटोप और कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी बात जैसे बड़ी हुई है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको। कौन सी एटो? मैम आटोप वगैरह थोड़ी रहती है ना उनको। अच्छा, अटूप वगैरह, गैसेस वगैरह, ओके ओके ठीक है। वो और रहती है थोड़ी। और मैंने पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री ली मैंने, उसमें मुझे कुछ मीन्स ऐसे मिला नहीं है। और मैंने अच्छा, उनके टेस्ट भी करवाए सारे, ये टॉर्च वगैरह, हाँ तो सारा थायराइड, नॉर्मल है। वो सारा नॉर्मल है। उन्होंने जो प्रीवियस लिया हुआ था ट्रीटमेंट, वो भी मैंने देखा, उसमें मैम ओवुलेशन स्टडी की थी, वो भी नॉर्मल थी उनकी। अच्छा, वो भी सारा नॉर्मल है। उसके हस्बैंड के सीमन एनालिसिस वो भी नॉर्मल है। अभी वैसे मैंने दीपन पाचन करवा के उनका विरेचन प्लान किया, शॉर्ट विरेचन जैसे लघु विरेचन ना,
वो हम्म। प्लान किया मैम। उसको मीन्स अभी मैं और आगे क्या ऐड कर सकती हूँ इस चीज के अभी लिए? क्या क्या चल रहा है बताइए जरा। अभी मैंने उनको हिंगवष्टक चूर्ण और आरोग्यवर्धिनी दीपन पाचन करवा रही हूँ अभी मैं उनका। बस्ती स्टार्ट करते मैम। अनुलोमन कर दिया आपने? अनुलोमन कर दिया? मैम वो बस एक आध दिन में करवाना है। कुछ क्लासिकल करवाया, स्नेहपान के साथ करवाया, या ऐसे ही करेंगे? मैम लघु विरेचन, जैसे एक दिन ठीक वो है ठीक है। फिर लघु विरेचन किया है ना मैम? अभी उसका मेंसेस कब आया था? 31st को मैम। अच्छा 31st को, तो आज 16th है, तो आज अभी तो ठीक है मैम। क्या कर लेते हैं हम लोग ना, अभी शोधन वाली जैसे हमारी रूटीन बसती है ना दशमूल एरंड की और क्षीरबला तेल की, उसको हम लोग करते हैं स्टार्ट, और फिर नेक्स्ट साइकिल में हम मात्रा बस्ती स्टार्ट करते हैं। मात्रा बस्ती, फल गुरुत्व, तो वो सारा स्टार्ट करेंगे। अभी आप रसायन के लिए क्या दे रही, गर्भाशय रसायन के लिए क्या दिया आप? मैम कुछ एक add- अभी हम्म मैंने मैम सोचा है, प्रयास कंपनी की आती है रसायन बटी, उसमें वही है शतावरी अश्वगंधा वगैरह ना सब कुछ है उसमें। हम्म 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 हम्म। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं उसका शोधन करवा के वो रसायन वाली मेडिसिन शुरू करूं? हाँ अभी शोधन करेंगे। अभी शोधन के लिए फिर पहले बस्ती देते हैं ना। अभी यो हमारा जो सिंपल रेगुलर वाला है, नीरू अनुवासन वाला, वो बस्ती देते हैं। वो बस्ती देने के बाद हम लोग ना नेक्स्ट उसका मेंसेस आ जाए, उसके बाद हम लोग कुछ देते हैं, या फिर जैसे भी रसायन फलग्रुत तो चलता रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं, फलग्रुत खाने में दे सकते हैं। और जैसे फिर जी मैम, जैसे अभी मैं विरेचन करवा कर उनकी बस्ती रसायन। दे दीजिए। नहीं, अच्छा विरेचन के बाद बस्ती दीजिएगा, फिर रसायन करेंगे। ओके, क्योंकि बस्ती 10 मैम साल ठीक। की हिस्ट्री है ना, तो 10 जी साल मैम। की हिस्ट्री है तो कुछ क्रॉनिक कॉज होगा। बाकी मैम मेंटली पेशेंट कैसी है, कुछ स्ट्रेस फैक्टर है, खान मैम पान की आदतें कैसी है, नींद अच्छी आती है क्या? वो तो मैम ठीक है, बाकी स्ट्रेस फैक्टर तो ऐसे कपल्स में वैसे ही नेचुरली होता ही है। ठीक मैम है ना। बस्ती फिर कुछ बस उसको मतलब नींद की समस्या तो नहीं है, नींद तो अच्छी आती है। नींद भी ठीक आती है मैम उनको ना। ठीक है, ये नहीं तो फिर हम लोग ब्राह्मी बटिया सारस्वतारिष्ट दे देते थे थोड़ा समय के लिए, लाइक फिर जी वो मैम। ओवरऑल नर्वस टॉनिक भी, नर्वस टॉनिक के रूप में भी काम होता। मेंटली वो शांत हो जाती, थोड़ा सत्वगुण बढ़ जाता, तो लाइक शुक्र की क्वालिटीज में भी फर्क आता। दोनों को भी हम लोग ये दे सकते हैं ना, सारस्वतारिष्ट वगैरह, तो अच्छे से मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे। मैम अभी बस्ती कौन से किससे दूं मैं बस्ती? दशमूल एरंड वाला दीजिएगा, दशमूल एरंड की बस्ती। मैम क्वाथ की? हाँ क्वाथ की, पहले दशमूल क्वाथ। हाँ, दशमूल और एरंड का क्वाथ और बना। क्षीरबला तेल, अनुवासन के लिए क्षीरबला तेल की बस्ती। ऐसे मीन नीरू अनुवासन ऐसे करिएगा 7 दिन का। ओके ओके ओके। तब ठीक तक है। लाइक अभी 15-16 तारीख है ना, तब तक हम लोग ये, आप अनुलोमन के बाद 2 दिन 3 का तो संसर्जन क्रम करना पड़ेगा, फिर बस्ती स्टार्ट करेंगी ना, तो तब तक तो ओके उसका डेट, अगला डेट भी आ जाएगा। फिर डेट हो जाने के बाद हम लोग उसको फलगुरुत्व और ये स्टार्ट कर देते हैं, यानी थोड़ा शोधन हो जाएगा, फिर हम लोग ओके। गर्भाशय रसायन के लिए स्टार्ट करेंगे, या फिर प्रॉपर इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट होती है ना वो बाद में करेंगे। अभी से नहीं कर सकते, अभी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा ना इसके ऊपर कि क्या कारण है, जो भी दोष है उन दोषों को निकालेंगे, उसको सुस्थिति में लाएंगे, और फिर जाकर हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है मैम, अभी फिर मैं विरेचन के बाद उनको 2-3 दिन बाद बस्ती शुरू करूँ, बस्ती करती हूँ उनको विरेचन शुरू। के बाद संसेचन क्रम करिएगा सारा, जी मैम। थोड़ा सा 3 दिन का एटलीस्ट, क्योंकि आपने लघु विरेचन दिया है तो 3 दिन खिचड़ी सूप कड़ी वगैरह, मतलब ये टाइप का, और फिर बाद में ये दीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक हाँ, और बीच ठीक में है आप उसको ना शतावरी अश्वगंधा का छिड़पक वैसे भी चलने दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम। वो अभी शुरू करूँ या फिर वो नेक्स्ट साइकिल से शुरू करूँ? अभी भी शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है, कॉज क्या लगता है, पेशेंट का वेट लॉस वगैरह क्या हेतु कुछ तो मिला होगा? ऐसा मैम कुछ भी नहीं है उनको ना। अच्छा, हाँ जी, एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन तो सकते फिर हैं तो। शोधन ही जरूरी है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में शोधन ही करवाना होगा, शोधन ही करेंगे पूरा। ठीक है मैम। ठीक है, और ठीक है कुछ ठीक है। पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करिएगा, पॉजिटिव उसको काउंसलिंग करवाइएगा, योग प्राणायाम कुछ ऐड करवाइएगा लाइफस्टाइल में, या फिर वॉक ठीक वगैरह। और ठीक है। सारस्वतारिष्ट ब्राह्मी बट्टी अनुलोमन ये इसमें भी करेगा, उसके पति में भी करिएगा, पति में भी अनुलोमन करवा दीजिएगा, और उसको बाद में थोड़ा सारस्वतारिष्ट एवं कुछ धातु पुष्टि के लिए आप मुस्ली पाक, तो अभी ठंडे के दिन है तो मुस्ली पाक भी चलेगा, या शुक्र मातृकावटी जो भी अवेलेबल होगा कल वो ऐड करिएगा, तो ओवरऑल ठीक उसका भी शुक्र धातु की क्वालिटी अच्छी होगी। क्योंकि हम लोग महिला में तो शोधन के रूप में बस्ती दे रहे, तो महिला की तो दोष शुद्धि हो गई, बट पति में भी दोष शुद्धि के लिए अनुलोमन
और फिर बाद में पोषण धातु का हो, इसके लिए भी आपको कुछ शुक्र धातु पे कार्य करने वाले द्रव्यों को ऐड करना चाहिए मेरे विचार से, ठीक है मैम, ठीक है ना? है मैम, ये ठीक रहेगा। यस। ठीक है और मैम। किसी का कुछ है इसमें तो बोलिए। मैम क्वाथ की कितनी क्वांटिटी लेंगे बस्ती देने के लिए? अंजू आप कितनी लेती है? आप बताइए। 600 ml तक ले सकते हैं, 350 से स्टार्ट करके। मैम नीरू मैं बस- तो अभी एक्चुअली मैं तो मात्रा बस्ती ही देती हूँ। मैं वैसे निरूपण मैंने कभी करी नहीं है पेशेंट में। हाँ नहीं ठीक है ना, आप 350 ml से स्टार्ट कर सकती है अगर नहीं दिया है कभी तो। और फिर जैसे आप इसमें तो 900 तक स्टैंडर्ड मात्रा बताई गई है, अभी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक और है मैम ऑयल का? 150 ml। ओके। थोड़ा मुझे लगता है ना पूरी शुद्धि अच्छी हो जाएगा इसके साथ। अंजू जी अगर आप इस प्रकार से देते हैं ना निरूह अनुवासन के रूप में तो यस। और कुछ? मैम मेरी ना 5 साल की बेटी है, उसको ना अभी जैसे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ तो बहुत रिपीटेडली लास्ट मंथ ही उसको सर्दी खांसी फीवर हुआ था, और अभी 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ और वापस से फिर से हो गया है। उष्मान डावले दीजिएगा उसको। ओके। कितना मैम? उष्मान डावले हाफ स्पून दूं या 1 स्पून? हाँ, अभी हाफ से स्टार्ट करेगा, 5 दिन हाफ दीजिएगा और फिर नेक्स्ट डे आप 1 टीस्पून पूरा दे सकती है। ओके मैम। हम्म। स्वर्ण प्राशन भी हम दे रहे हैं उसको, बट फिर दे भी रहे वो हैं ना, जल्दी। सूर्यमासी कंटिन्यू रखिएगा उसको ना। बट कुष्मान डावले बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर तरीके से काम करेगा। ओके मैम। नींद वगैरह बाकी भूख वगैरह उसकी अच्छी है? हाँ मैम बाकी तो सब अच्छा है, सिर्फ जल्दी से उसको कफ हो जाता है, थोड़ा सा भी थोड़ा ठंडा लगा के हो जाता है। हाँ इम्यूनिटी या फिर इसके लिए होगा वो। तो ठीक है ना, कुष्मान डावले ओवरऑल अच्छा ही है, उसको कंटिन्यू दीजिएगा आप इसको। और आप च्यवनप्राश भी खिलवा सकती है। हाँ मैम वो बच्चों में थोड़ा डिफिकल्ट हो हाँ जाता है कि क्या खाएंगे वो। नहीं उसमें टेस्ट फ्लेवर्स कम भी हो। आते हैं ना, और सुवर्ण युक्त वाला च्यवनप्राश दे दीजिएगा उसमें। ओके मैम। लेकिन खाते हैं बच्चे च्यवनप्राश, आदत डालिएगा। अभी आप आयुर्वेदिक हो तो आपको आदत अभी तक लगनी चाहिए थी। आप खुद भी खाइए, उसको भी खिलवाइएगा। हाँ मैम वो खाती नहीं है ना, सिर्फ अभी वो शीतोपलादी वगैरह जो भी हनी के साथ में देते हैं वो तो वो ले हाँ लेती है। और हाँ मैम विडंग चूर्ण हनी के साथ में दे सकते हैं दे सकते हैं? दीजिएगा दीजिएगा, हरी के साथ दीजिएगा। अच्छा मैंने वो आयु वाला बताया था, उसके लिए पूछ रही है आप? नहीं मैम वो कृमि के लिए, उसको कृमि के लिए। डीवर्मिंग के लिए। अच्छा दे दीजिएगा अगर हनी के साथ। बट मुझे लगता है विडंग चूर्ण गर्म पानी के साथ, अगर आप कृमिघ्न चिकित्सा के रूप में है तो गर्म पानी के साथ ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा हम्म। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू मैम। यस। और रंजीत जी आपने स्टार्ट किया इनफर्टिलिटी के पेशेंट के लिए? यस मैम, मैंने किया है स्टार्ट। तो मैम मैंने पूछना था, आप मेरे को एक बार 10 मूल बस्ती के बारे में हाँ बता मैं आपको दोगे? ना शेयर ही कर देती हूँ पूरा ना, उसका प्रोसीजर, उसकी मात्रा। यस मैम। आपको मैम निरूह वाला चाहिए ना, निरूह अनुवासन वाला? हमने कल यस डिस्कस मैम। किया था ना पूरा प्लान, वही ना? हाँ जी मैम। ठीक तो है। मैम एक मेरे को पूछना था, जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम थी, जिस पेशेंट को आपने विरेचन बोला था इच्छा बेदिरस से, तो मैंने उनको एक टैबलेट दी थी, मतलब आपने बोला था रात को, तो वो वैद्यनाथ कंपनी की थी 10 ग्राम की। तो उनको आज मतलब ऐसे हुआ नहीं, तो अभी फिर हम क्या करेंगे मतलब? अच्छा अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ? कितने वेग आए विरेचन के? मैम सिर्फ 2 वेग आए, उसके बाद नहीं कोई भी। भ्रूण कोष्ठ है शायद फिर ना। यस मैम। तो हम्म। मैम 2 टैबलेट कर दें फिर अभी? अभी मुझे लगता है ना 3 दिन रुकिए ना, अभी आज तो दिया है तो क्यों तुरंत नहीं देना चाहिए ना। आई यस थिंक मैम। थोड़ा तीसरे दिन दीजिएगा फिर। ठीक है मैम। हाँ अभी मैम रुकिएगा फिर। एक हम्म एक मुझे ये पूछना था कि हम, मैम ने बोला था मतलब टंकन भस्म का हम यूज करते हैं, मतलब जो हम्म मतलब फॉलिकल रप्चर करने के लिए, तो वो हम्म। हम कैसे करते हैं यूज मैम? हम लोग ना इसको टंकन भस्म को शहद के साथ दे सकते हैं। 8वें दिन से दीजिएगा, 8th डे से टंकन ठीक है मैम। भस्म को। तो मैम 8th डे से कितने दिन देना होता है? उसको कंटिन्यू दीजिएगा 7 डेज के लिए टंकन भस्म। ठीक है मैम, उसकी मात्रा क्या होगी? 125 मिलीग्राम। ओके मैम। हम्म। मैम एक टाइम ही देना है, ओडी या बीडी? ओडी दीजिएगा, ओडी।
ओके मैम, हम्म, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। और बताइएगा फिर वो पेशेंट का ना, लाइक उसको विरेचन नहीं हुआ ना ठीक से, मे बी यस मैम, क्रूर कोष्ठ है, तो अच्छे अगर स्नेहपान देकर करवा दिया होता तो और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते थे, बट ठीक है, मैम इट्स ओके। पंचतिक्त घृत का स्नेहपान क्या था ना, करवाया था। यस कैसे क्या मैम, नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। मैम कुछ Okay? कुछ यस लोग ना टंकन भस्म 500 mg जस्ट ऐसे सिंगल डोज देते हैं जब वो रेडी हो जाता है रप्चर के लिए। अच्छा, बट ज्यादा नहीं होगा, 500 ग्राम मात्रा? अब 500 मिलीग्राम। हाँ, मिलीग्राम मिलीग्राम। हाँ मैम, वो जस्ट सिंगल डोज के लिए देते हैं तो बहुत बार मतलब रप्चर हो जाता है अच्छे से। फिर देकर देखिएगा, ये भी चलेगा फिर, अगर मतलब आपको ऐसे कुछ ये होगा तो कोई वो दिक्कत नहीं। रचना मैम है ना अपने ग्रुप में, उन्होंने भी वैसे ही दिया था। हाँ, उन्होंने बोला था एक बार शायद। यस यस मैम, मैम ने बताया था मैम। यस यस, फिर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दे मैम फिर दीजिए। वो मैम 7 डेज से मतलब हम 7 डेज के लिए देंगे ना, फिर नहीं, 8th डे 7 से? डेज के लिए नहीं देंगे, फिर 500 ग्राम ज्यादा हो जाएगा ना सपना जी। 5 दिन तो दे देते ना, बस है ना, 5 दिन का। हाँ ठीक है मैम, फिर पाँच, मैं मैम, ऐसे 5 दिन देंगे तो वो कितनी डोज में जाएगा? वही मुझे लगा, इसके लिए मैंने 125 मिलीग्राम 7 डेज का ओके बताया था। ओके, हाँ। एक्चुअली 500 मिलीग्राम फिर वो शायद उनका 1 दिन का डोज होगा या 3 दिन का डोज होगा। ठीक है, ठीक है मैम, ओके, चलिए फिर आज के लिए थैंक रुकते यू हैं सो हम लोग। मच मैम। या नमस्कार सभी को, और फिर मिलते रहेंगे कल भी। हम लोग रसायन को ही आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डिस्कशन हो रहा है, कुछ कुछ नए मतलब नई मैम बातें भी ये सामने टंकन आ बस रही। में कब देना है, रात में देना है, कैसे देना है, रूट किस टाइम पे सवेरे देना मॉर्निंग में ही देना है, सवेरे मॉर्निंग में। ओके।